नमस्कार एंड आई वेलकम यूअर्स टू मनोज सिंह। नाउ रिसेंटली भारत बना है दूसरा देश जिसने इस टाइप की सैटेलाइट लॉन्च की है। यहाँ पर आप देख पाएंगे बीबीसी का आर्टिकल है, एक्सपोसैट इंडिया लॉन्चेस स्पेस मिशन टू स्टडी ब्लैक होल्स। वहीं द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, इसरो एक्सपोसैट इंडिया इज द सेकेंड कंट्री टू लॉन्च सैटेलाइट टू स्टडी एक्स रे पोलराइजेशन। देखो, इस टाइप की न्यूज़ आपको कल से मिल रही होगी जिसमें इंडिया सेकंड कंट्री बन चुका है स्पेस में कुछ इस टाइप का कारनामा करने वाला। और ये सब किया है इसरो ने। इसरो ने 2023 में सबसे पहले चंद्रयान 3 भेजा। उसके बाद जो आदित्य L1 मिशन है जो कि सन को स्टडी करेगा उसको भेजा। अब 1 जनवरी को ही 2024 के पहले ही दिन इसने ऐसा मिशन भेजा है जो कि आपको चौंका देगा। नाउ आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। द लार्जेस्ट रिवर ऑफ ऑल द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया इज, आपके ऑप्शन है ताप्ती, कावेरी, कृष्णा या फिर नर्मदा। कमेंट सेक्शन में उत्तर दीजिए, जिसका भी सही होगा मैं उसे रिप्लाई कर दूंगा। प्लस वीडियो के एंड में मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। नाउ ये है हमारा प्यारा भारत, और भारत के इसरो ने न्यू ईयर के पहले ही दिन यानी कि 1 तारीख को ही ऐसा कारनामा रचा है जिसने इतिहास बना दिया है। ये है एक्सपोसैट मिशन जो कि ब्लैक होल की स्टडी करेगा। और ये मिशन लॉन्च कहाँ से किया गया? ये किया गया आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा आइलैंड से। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इंडिया अमेरिका के बाद दूसरा ऐसा देश है जो कि ब्लैक होल पर पैसे खर्च कर रहा है। अच्छा, एक्सपोसैट में न्यूट्रॉन और ब्लैक होल की स्टडी के लिए 2 पेलोड लगे हैं, एक तो है पॉलिक्स और दूसरा है एक्सपेक्ट। और जब ये लॉन्च हुआ तो इसको धरती से लेकर ऊपर तक पहुंचने में सिर्फ 21 मिनट लगे, जो कि 650 किलोमीटर का सफ़र था। और इसमें कुल मिलाकर 10 पेलोड भेजे गए थे साथ में। इससे पहले ऐसा ही मिशन अमेरिका ने 2021 में यानी कि आज से 2 साल पहले लॉन्च किया था। और आज भारत दूसरा ऐसा देश बन गया है जिसने ये मिशन लॉन्च किया है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या 650 किलोमीटर दूर ही ब्लैक होल है? क्या यहीं से एक ब्लैक होल की स्टडी हो जाएगी? प्रश्न तो बहुत बड़ा है। देखिए, ये तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता। आसान भाषा में समझाऊं तो ब्लैक होल को काफ़ी ताकतवर माना जाता है, और ये अंतरिक्ष में कुछ ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ कोई भी चीज़ जाएगी वो खत्म हो जाएगी। अब आप बोल रहे होंगे यार कि ऐसा कहाँ होता है यार भाई, ऐसा होता है क्या? अरे यार, ये तो हमें भी नहीं पता। यही तो पता लगाने के लिए इसरो ये सब कर रहा है। ब्लैक होल के अंदर गजब का गुरुत्वाकर्षण बल होता है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। भाई अंदाजा कैसे लगाएं? तो ऐसे लगाओ कि आपने लाइट तो देखी होगी, ये लाइट को भी सोख लेता है। अरे यार, कोई चीज़ लाइट से तेज हो ही नहीं सकती। एक बात बताओ, आपने कोई बल्ब जलाया घर में, ठीक है, उसकी रोशनी हर जगह उस कमरे तक तो जाएगी ही ना जहाँ तक वो लास्ट कमरा है। कोने में भी आपको दिखाई देगा, उससे कुछ तो दिखाई देगा आपको उस लाइट जलाने से। लेकिन ब्लैक होल में इतना ज़बरदस्त ग्रेविटेशनल फोर्स है कि वहाँ ये रोशनी जाती ही नहीं है। ठीक है, आपने इस साइड से रोशनी भेजी, आपको दिखाई नहीं देगा कि उस पार क्या है, इतना ज़बरदस्त है वहाँ। देखो, जो हमारे साइंटिस्ट है ना, उनका मानना यह है कि जब कोई तारा मरता है या फिर बूढ़ा होता है तो वो क्या होता है ना कि अंदर को सिकुड़ने लग जाता है। जैसे जैसे वो अंदर को जाएगा, अंदर लास्ट वक्त पे वो एक रोशनी छोड़ेगा और उसके बाद वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई तारा कैसे मर जाएगा, तारा बूढ़ा कैसे होगा? तो यही तो बात है भाई, कि तारा भी बूढ़ा होगा और मरेगा भी। वहीं सूरज यानी कि सन भी एक दिन मर जाएगा। जो आपको इतनी रोशनी मिल रही है ना, वो भी एक दिन बंद हो जाएगी। तो आप लोग ये भी सोच रहे होंगे अभी कि भाई अगर सूरज भी मर गया तो पृथ्वी भी मर जाएगी। अरे पृथ्वी और सूरज दोनों अलग अलग है। तारों का एक समय होता है और पृथ्वी का एक अलग समय होता है। तारा वो होता है जो खुद की एनर्जी से चलता है, वहीं जो ग्रह यानी कि प्लैनेट होते हैं वो दूसरों की एनर्जी से चलते हैं। आपने देखा होगा ना, ये सब प्लैनेट एक ही लाइन में पीछे पीछे चलते रहते हैं, वैसे ही। अच्छा, जब ये तारा मर रहा होता है ना,
उस वक्त ये सिकुड़ रहा होता है अंदर को, और उसी वक्त ये ब्लैक होल बन जाता है। जब ये ब्लैक होल बनता है उसके बाद ये हल्के हल्के करके तारों को, कौन, वो भी मरते हुए तारों को, जो दूसरे मर रहे हैं तारे, उनको अपनी तरफ खींच लेगा। यानी कि जैसे दो लोग हैं, दो बूढ़े हो गए आपस में, अब एक बूढ़ा मर रहा है तो दूसरा बूढ़ा है उसको वो अपनी तरफ खींच लेगा। वैसे ही एग्जाम्पल तो मैंने खतरनाक दिया है वैसे तो ऐसे ही होता है तारों के साथ। मतलब एक तारा मर रहा है, वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हुआ, उसने दूसरे जो मरता हुआ तारा है उसको अपनी तरफ खींच लिया, वो भी उसमें समा गया। वैसे ही तीसरा जो मर रहा होगा तारा, उसको भी अपनी तरफ खींच लेगा। तो ऐसे ही ये ब्लैक होल काफ़ी बड़ा बन जाता है। अच्छा, ठीक हो गया भाई ये भी। तो इसरो ने जो है इस एक्सपोसैट को किस चीज़ के लिए भेजा होगा? अरे भाई, इस चीज़ के लिए भेजा है कि जब जो बूढ़ा तारा है जो मरता है ना, उसमें जब दूसरे तारे का विलय होता है तो वो किस टाइप से होता है, तो उस समय जो कुछ निकलेगा उसमें, मतलब कुछ तो पार्टिकल होंगे, कुछ होगा, उस पार्टिकल को इसरो के वैज्ञानिक चेक करेंगे और ये देखेंगे कि एक तारे का विलय कैसे होता है दूसरे तारे में, और ये कैसे ब्लैक होल बन जाते हैं। नाउ मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, द लार्जेस्ट रिवर ऑफ ऑल द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया इज, यानी कि पेनिनसुलर इंडिया की वो कौन सी सबसे बड़ी रिवर है जो कि वेस्ट को फ्लो होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि नर्मदा रिवर। ये वेस्ट को बहती है। नर्मदा नदी जो है वो तीसरी लॉन्गेस्ट रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की, जिसकी टोटल लंबाई 1312 किलोमीटर है। इसके साथ साथ जो नर्मदा है उसके साथ साथ ताप्ती, जो ताप्ती रिवर है वो भी वेस्ट को फ्लो करती है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं। थैंक यू टू ऑल, हैव अ नाइस डे।